बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस। तो चलिए आज पढ़ते हैं थोड़ा बहुत होम्योस्टेसिस के बारे में। तो सबसे पहले यह होम्योस्टेसिस वर्ड ये लिया गया है एक ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक क्या है? ग्रीक कहा जाता है यूनानी ज़ुबान को। ये एक मगरिबी ज़ुबान है, इससे ये लिया गया है। नेक्स्ट वन है मीनिंग। तो होम्योस्टेसिस वर्ड जो है ये दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले है होम्यो। इस होम्यो की मीनिंग है सेम, और दूसरा क्या है? स्टेसिस, और स्टेसिस की मीनिंग है स्टैंडिंग, मतलब खड़ा होना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब एक ही पॉइंट पे किसी चीज़ का खड़ा होना। अब एक ही पॉइंट पे किसी चीज़ का खड़ा होना, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? तो इसको डिफिनीशन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट वन क्या है डिफिनीशन? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट कांस्टेंट। एक ज़िंदा जानदार में ये काबिलियत कि वो क्या करें, अपने बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखें। इफ़ एनी चेंज अकर इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अगर कोई भी तब्दीली बैरूनी माहौल में आ जाए और एक ऑर्गेनिज्म में ये काबिलियत हो कि वो अपने इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को क्या करें, एक कांस्टेंट लेवल तक ले आए, तो इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है? होम्योस्टेसिस कहा जाता है। और होम्योस्टेसिस का फेनोमेना ये प्लांट के अंदर भी होता है और इसी तरह एनिमल के अंदर भी होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल अपने आप को कंसीडर करें तो आजकल जो है टेम्परेचर बहुत हाई है। तो इस हाई टेम्परेचर की वजह से हमारा बॉडी हीट अप हो जाता है। तो हमारा बॉडी जब हीट अप हो जाता है तो चेंज तो आ गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, क्योंकि क्या हो गया, हीट बढ़ गया। तो अब इस हीट को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम किसी पंखे वगैरह के नीचे बैठ जाते हैं या नहाने की तरफ चले जाते हैं। तो ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं? होम्योस्टेसिस ला रहे हैं अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट में क्या आ चुका है? चेंज आ चुका है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम क्यों होम्योस्टेसिस का फेनोमेना ले आते हैं अपने बॉडी के अंदर? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम वगैरह मौजूद है, इनके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब प्लांट और एनिमल, उन सब में ये होम्योस्टेसिस का फेनोमेना होता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने माहौल के मुताबिक एडॉप्टेड है, मतलब अपने माहौल की क्या है, आदी है। तो अगर कोई भी चेंज उस माहौल में आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उस चेंज के मुताबिक वो क्या करते हैं, अपने बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको एक कांस्टेंट लेवल तक ले आते हैं। तो बेसिकली तीन चीज़ें हैं जिनमें फ्लक्चुएशन आता है बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो फर्स्ट वन है वाटर, पानी। इसमें उतार और चढ़ाव आ जाता है, कमी बेशी आ जाती है बॉडी के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है सोलूट। सोलूट में फ्लक्चुएशन आता है, मतलब उतार और चढ़ाव या कमी और ज़्यादती। सोलूट क्या है? जैसा कि साल्ट हो गया, साल्ट हमारे बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर। इसके अलावा आयन्स वगैरह, जैसा कि सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, इसके अलावा क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सारे क्या हैं? सोलूट हैं। इसके अलावा कैल्शियम आयन वगैरह वगैरह। और तीसरा चीज़ जो है वो है टेम्परेचर। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे ये तीन अहम चीज़ें हैं जिनमें फ्लक्चुएशन आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर। तो फॉर एग्जांपल इन चीज़ों में अब फ्लक्चुएशन आ गया, उतार और चढ़ाव या कमी ये और ज़्यादती आ गई, तो हमारा बॉडी जो है या और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इन तीन चीज़ों को तीन प्रोसेसेस के ज़रिए क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं और अपने बॉडी में क्या लाते हैं? होम्योस्टेसिस का फेनोमेना लाते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये ऊपर दो जो हैं, वाटर एंड सोलूट, इसमें जब फ्लक्चुएशन आता है तो इनको एक प्रोसेस के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है और उसको कहा जाता है ओस्मो रेगुलेशन। तो ओस्मो रेगुलेशन क्या है? कीपिंग बैलेंस वाटर एंड सोलूट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। बॉडी के अंदर पानी और सोलूट, इन दोनों को बैलेंस रखना, ये क्या कहलाता है? ओस्मो रेगुलेशन। इसके अलावा बाज़ औक़ात इन चीज़ों का जब अमाउंट बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एक किस शक्ल में? वेस्ट की शक्ल में। क्योंकि पानी भी कुछ हद तक हमारे बॉडी
को और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को और इसी तरह सल्यूट, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेकिन इनका मकदार जब बॉडी में हाई हो जाए, ये हमारे बॉडी में वेस्ट की शक्ल इख्तियार करते हैं। जब अपने अमाउंट से क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो इन वेस्ट मटेरियल को फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जिस प्रोसेस के ज़रिए इन वेस्ट मटेरियल को एक्सीज, पानी वगैरह, इसके अलावा सल्यूट वगैरह, जब इनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब एक्सक्रीशन क्या है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। फाजिल मादों को बॉडी से बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। और इन चीज़ों के अलावा हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी होता है, जिसके रिजल्ट में ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल बनते हैं। फूड वगैरह की ब्रेकडाउन से नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल बनते हैं, तो उन वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू। अब थर्ड वन है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जब बढ़ जाए या कम हो जाए तो इसको एक प्रोसेस के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है और उसको कहा जाता है थर्मोरेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन क्या है, कीपिंग द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट लेवल। बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है इसको एक कांस्टेंट लेवल पे रखना इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। तो इसको थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट वन है होम्योस्टेसिस इन प्लांट। इस चैप्टर में हम सबसे पहले होम्योस्टेसिस प्लांट में पढ़ेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह होम्योस्टेसिस हम एनिमल के अंदर पढ़ लेंगे। तो होम्योस्टेसिस इन प्लांट, इसमें पहला टॉपिक जो है वो है ओस्मोरेगुलेशन इन प्लांट। अब प्लांट में वाटर एंड सल्यूट, इनका मकदार किस तरह कंट्रोल किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ H2O मतलब वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर के अवेलेबिलिटी पर की बुनियाद पर प्लांट को कई ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो कौन से ग्रुप हैं, फर्स्ट वन है मीज़ोपाइट। अब ये मीज़ोपाइट जो है ये दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। सबसे पहले है मीज़ो, और ये मीज़ो जो है ये कहा जाता है मीडियम को, मतलब एक दरमियाना। और नेक्स्ट वन क्या है, पाइट, और पाइट की मीनिंग है प्लांट, पाइट कहा जाता है प्लांट को। तो ये ऐसे प्लांट हैं मीज़ोपाइट प्लांट जो कि मीडियम एनवायरनमेंट में रहते हैं। और इस मीज़ोफाइट के प्लांट में जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, मतलब वो प्लांट जो खुश्की पे रहते हैं, वो सारे इस ग्रुप में इंक्लूड हैं। और इसके एग्ज़ाम्पल है जैसा कि माइज़ हो गया, इसके अलावा रोज़, और इसके अलावा क्लोवर। क्लोवर किसे कहा जाता है, क्लोवर शौतल वाले प्लांट को कहा जाता है। और ये दोनों माइज़ ज्वार और रोज़ गुलाब। तो ये चंद प्लांट हैं जो कि मीज़ोपाइट प्लांट के एग्ज़ाम्पल हैं। अब मीज़ोपाइट प्लांट के अंदर ओस्मोरेगुलेशन का फेनोमेना किस तरह होता है, इससे पहले हम एक मीज़ोपाइट प्लांट लेते हैं और उसके लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लांट ले लिया, ये कौन सा प्लांट है, माइस प्लांट, ज्वार वाला प्लांट। और इस प्लांट का मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक लीफ उठा दिया, एक पत्ता उठा दिया। तो ये क्या है, एक लीफ। अब इस लीफ का मैंने क्या कर दिया, ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया। TS मतलब ट्रांसफर सेक्शन। फॉर एग्जांपल ये लीफ जो है ये इस तरह था, हमने क्या कर दिया, इसको इसी तरह सीधा काट दिया। तो इसी तरह काटने को ट्रांसफर सेक्शन कहा जाता है। अगर हम ऊपर से काट देते हैं तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहा जाता है। तो इस लीफ को हमने क्या कर दिया, इसको इसी तरह काट दिया और फिर इसी तरह आप लोगों के सामने रख दिया। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। तो इस लीफ में सबसे पहले ये ऊपर सेलो का लेयर जो नज़र आ रहा है और ये नीचे सेलो का लेयर जो नज़र आ रहा है, ये कौन से लेयर हैं, ये है एपिडर्मिस। ये दोनों क्या है, एपिडर्मल लेयर है, मतलब ये अपर एपिडर्मिस है और ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मल सेल जो हैं इनके ऊपर एक वैक्सी कवरिंग मौजूद होता है। वैक्स क्या होता है, ये एक लिपिड का टाइप है। तो वैक्सी लेयर मौजूद होता है, एक तह मौजूद होता है, और इस वैक्सी लेयर को कहा जाता है क्यूटिकल लेयर। यहाँ पे ये छोटे छोटे रेड कलर के सेल आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये क्या है, ये है गार्ड सेल। कौन से सेल हैं, गार्ड सेल। और इन गार्ड सेल के बीच में एक ओपनिंग है, और यही ओपनिंग क्या है, यही स्टोमेटा है। और इसी तरह यहाँ पे भी कुछ गार्ड सेल हैं और इनका ये ओपनिंग क्या कहलाता है, स्टोमेटा। तो माइस जो है ये मोनोकाट प्लांट है,
और मोनोकाट प्लांट के जो लीफ होते हैं उनके अपर सरफेस पे भी, मतलब अपर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा मौजूद होते हैं और लोअर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये दरमियान वाला रीजन क्या है, यहाँ पे जो सेल नज़र आ रहे हैं ये है मीजोपाइल टिशू। MT से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, MT मतलब मीजोपाइल टिशू। और दरमियान में क्या है, इस दरमियान रीजन में जाइलम और इसके अलावा प्लोएम है। तो ये तो हो गया इस माइस प्लांट का लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये माइस प्लांट जब ऐसे एनवायरनमेंट में होता है जिसके अंदर काफ़ी पानी मौजूद होता है, तो ये क्या करता है, ये उस एक सीज वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे मैंने शन एरो ड्रा कर दिए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक सीज वाटर मतलब ज़्यादा मकदार में पानी। तो यहाँ पे अब क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो चेंज आ गया, मतलब पानी यहाँ पे क्या है, लार्ज अमाउंट में मौजूद है। तो ये प्लांट क्या करता है, ये माइस प्लांट, ये इस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अपने बॉडी के अंदर एंटर कर देता है। तो चेंज तो आ गया, इस प्लांट के अंदर पानी ज़्यादा एंटर हो गया। तो अब इस पानी को ये किस तरह ओवरकम कर देता है, मतलब अपने कांस्टेंट लेवल तक ये किस तरह इस पानी को ले आता है, मतलब अपने बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस किस तरह डेवलप कर देता है। तो इस प्लांट की जो लीव्स हैं उनके अंदर जो सेल पाए जाते हैं यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, और ये ऊपर क्या है, ऊपर भी स्टोमेटा है और नीचे भी स्टोमेटा है। तो इन सेलों से, जिनके अंदर काफ़ी पानी जा चुका है, इन सेलों से इन स्टोमेटा के ज़रिए ये पानी ट्रांसपायर हो जाता है और वेपर की शक्ल में बाहर आता है, H2O वेपर। तो जब ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये क्या करता है, सारे स्टोमेटा ओपन रख देता है ताकि इस एक्सीज पानी से निजात हासिल किया जा सके। और इसके अलावा अगर ये एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे पानी का मकदार क्या है, कम है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 एरो ड्रा कर दिए। ये 2 एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि वाटर की डिफिशियंसी है, वाटर की कमी है। तो जब ये कम वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये क्या कर देता है, तो ये अपने सारे स्टोमेटा बंद कर देता है ताकि क्या कर दिया जा सके कि ह्यूमोस्टेसिस डेवलप किया जा सके। क्योंकि एक तो ये पानी कम एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊपर से अगर इसने स्टोमेटा ओपन रख दिए तो सारा पानी ट्रांसपायर हो जाएगा, वेपर की शक्ल में बाहर एनवायरनमेंट की तरफ चला जाएगा, तो फिर तो ह्यूमोस्टेसिस डेवलप नहीं होगा। तो इसी तरह ये क्या करता है, सारे स्टोमेटा क्लोज रख देता है ताकि पानी ट्रांसपायर ना हो जाए। तो मीजोपाइट प्लांट के अंदर ह्यूमोस्टेसिस का फेनोमेना कुछ इस तरह होता है। अब नेक्स्ट वन है हाइड्रोपाइट। अब ये हाइड्रोपाइट भी 2 अल्फाजों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। सबसे पहले है हाइड्रो, हाइड्रो की मीनिंग है वाटर मतलब H2O, और दूसरा क्या है, फाइट, और इस फाइट की मीनिंग है प्लांट, पौधे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोपाइट वो प्लांट है जो कि पानी के अंदर रहते हैं। कौन से प्लांट हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, वाटर लिली। वाटर लिली एक ऐसा प्लांट है जिसका फ्लावर वाला पोर्शन पानी के ऊपर मौजूद होता है। यहाँ पे हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वाटर लिली प्लांट। तो यहाँ ये छोटे छोटे डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस एरिया में क्या मौजूद है, नीचे सारा का सारा पानी मौजूद है। यहाँ पे क्या है, पानी, वाटर। और इसी तरह यहाँ पे भी। तो अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा है, तो ये प्लांट क्या करता है, अपने होल बॉडी के सरफेस के थ्रू, पूरे बॉडी के सरफेस के थ्रू ये क्या करता है, इस पानी को एब्जॉर्ब करता है। कौन सा प्लांट, वाटर लिली प्लांट। मतलब अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बहुत से एरो ड्रा कर दिए। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि इस वाटर लिली प्लांट ने क्या कर दिया, बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब तो चेंज आ गया, इसके बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा चला गया। तो ये अब ओस्मो रेगुलेशन का फेनोमेना इसमें किस तरह होता है, ये इस वाटर को अपने नॉर्मल लेवल पे किस तरह ले आता है। तो इसके अंदर एडाप्टेशन कुछ इस तरह हो चुका है कि इसके अंदर जो लीप मौजूद होते हैं उनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, बड़े बड़े लीप होते हैं और ये पानी के ऊपर फ्लोटिंग करते हैं, तैरते हैं। तो इन लीप का जब सरफेस एरिया ज़्यादा है
तो इसी तरह इनके अंदर स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे। तो पानी तो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब ये क्या करता है, ये प्लांट इन लार्ज सरफेस एरिया की मदद से, जिनके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोमेटा मौजूद है, इन स्टोमेटा के थ्रू ये क्या करता है, इस एक्सीस पानी को वेपर की शक्ल में बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ भेज देता है। और क्या करता है, एक्सीस पानी से निजात हासिल करता है और इसी तरह अपने बॉडी के अंदर हीमोस्टेसिस का फेनोमेना ले आता है। अब इसके अलावा नेक्स्ट वन है ग्रुप जो है प्लांट का, वो है ज़ीरोपाइट। अब ये ज़ीरोपाइट क्या है, तो ज़ीरोपाइट भी दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। सबसे पहले है ज़ीरो, इस ज़ीरो की मीनिंग है ड्राई, और नेक्स्ट वन है फाइट, और फाइट की मीनिंग है प्लांट। तो अब ये ऐसे प्लांट हैं जो कि ड्राई कंडीशन में रहते हैं, जैसा कि डेजर्ट हो गया, सहरा, उसमें क्या होता है, वो खुश्क एरिया होता है, उसके अंदर पानी कम होता है। तो ज़ीरोपाइट प्लांट का एग्जांपल है कैक्टस प्लांट। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है कैक्टस प्लांट का। इसके अलावा कैक्टस प्लांट के कई सारे स्पीशीज़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एक कैक्टस प्लांट का स्पीशी लिया हुआ है। तो इस कैक्टस प्लांट के अंदर किस तरह एडोप्टेशन मौजूद होता है, क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में क्या करता है, ग्रो करता है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी पानी की कमी होती है। तो ये क्या करता है, ये कैक्टस प्लांट ये डेवलप कर देता है लार्ज रूट। इनके लार्ज बड़े बड़े रूट होते हैं, लंबे लंबे रूट होते हैं। और इसके अलावा इसका बॉडी क्या होता है, ये भी फ्लैशी होता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरा स्टेम है, और इस स्टेम में ये छोटे छोटे पत्ते नुमा स्ट्रक्चर क्या है, ये है स्टेम सेगमेंट। और इस कैक्टस प्लांट के जो स्टेम सेगमेंट होते हैं, या पूरा स्टेम जो होता है, और इसके अलावा जो रूट्स होते हैं, ये सकुलेंट आर्गन होते हैं। अब ये सकुलेंट आर्गन क्या है, सकुलेंट आर्गन। सकुलेंट आर्गन एक ऐसे आर्गन को कहा जाता है जो प्लेशी हो, जो मजबूत हो। तो आप लोगों ने ये कैक्टस का प्लांट देखा होगा, तो इसके ये सेगमेंट क्या होते हैं, ये प्लेशी होते हैं, मजबूत होते हैं। और इसी तरह लीव्स भी क्या होते हैं, रूट्स भी क्या होते हैं, ये भी मजबूत होते हैं। ये इसलिए ये एडाप्टेशन इसमें इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पानी कम है। तो जब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इन सकुलेंट आर्गन में, इन प्लेशी आर्गन में ये क्या करता है, इन पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि हीमोस्टेसिस का फेनोमेना डेवलप किया जा सके। और इसी तरह इनके ये रूट जो होते हैं, ये काफ़ी डीप होते हैं। तो ये इसलिए डीप होते हैं ताकि इस एरिया में जितना भी पानी मौजूद है कि उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, क्योंकि इस ड्राई कंडीशन में, मतलब डेजर्ट कंडीशन में, यहाँ पे पानी की कमी होती है। तो इसलिए इनके अंदर जो रूट मौजूद होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं और डीप चले जाते हैं सॉइल के अंदर। और इसके अलावा इसके बॉडी के ऊपर एक वैक्सी कवरिंग मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, एक वैक्सी कवरिंग, कुछ इस तरह। ये वैक्सी कवरिंग इसके बॉडी के ऊपर इसलिए मौजूद होता है ताकि इसके बॉडी के अंदर जो पानी मौजूद है वो ज़्यादा मकदार में ट्रांसपायर ना हो जाए, क्योंकि ये कौन से एरिया में है, ये डेजर्ट में है, जिसमें ऑलरेडी पानी कम है। तो इस वैक्सी कवरिंग को क्या कहा जाता है, इसको भी क्यूटिकल लेयर कहा जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गई ज़ीरोपाइट प्लांट। अब नेक्स्ट वन है हेलोपाइट। तो हेलोपाइट का वर्ड्स भी दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले है हेलो। हेलो की मीनिंग है साल्ट, मतलब नमक। और दूसरा क्या है, फाइट, और फाइट का मीनिंग क्या है, प्लांट। तो मतलब ये ऐसे प्लांट हैं जो कि साल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे साल्ट की अमाउंट हाई होती है। तो इसका वैसे एग्जांपल है मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट जो है ये समंदर के, सी वाटर के साहिल जो होते हैं, कोस्टल एरिया जो होते हैं, उन साहिली एरिया में ये प्लांट मौजूद होते हैं। कौन से प्लांट, मैंग्रोव प्लांट। तो अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ये ऑस्मो रेगुलेशन का फेनोमेना किस तरह होता है। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रा कर दिया है, और
अब ये कौन सा प्लांट है? ये है मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट, और ये इस कोस्टल एरिया में मौजूद है, इस साहिली एरिया में। और ये क्या है? ये एक सी को रिप्रेजेंट करता है, सी। तो नॉर्मली सी के अंदर, सी वाटर के अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन हाई होता है, साल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई होता है। और इन मैंग्रोव प्लांट के अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन लो होता है। तो अब यहाँ पर पानी भी मौजूद होगा, तो पानी के अंदर क्या मौजूद होगा? साल्ट मौजूद होगा, लेकिन यहाँ पे साल्ट का कंसंट्रेशन लो है। तो ऐसे तो यहाँ पे ये क्या कर देगा? एक सोल्यूशन बनाएगा इन सेलों के अंदर, इस प्लांट के अंदर जो सेल मौजूद है। तो ऐसा सोल्यूशन जिनके अंदर सोल्यूट का मकदार कम हो, तो ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब ये प्लांट क्या है? हाइपोटोनिक कंडीशन में है, हाइपोटोनिक। और यहाँ पे अगर हम सी वाटर में देखें तो सी वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन हाई है, तो मतलब ये क्या है? हाइपरटोनिक कंडीशन में है, हाइपरटोनिक। तो आप लोगों ने इससे पहले एक फेनोमेना पढ़ लिया है जिसमें क्या होता है? सॉल्वेंट मालिक्यूलों की मूवमेंट हो जाती है, मतलब वाटर मालिक्यूलों की मूवमेंट हो जाती है फ्रॉम अ हाइपोटोनिक रीजन टुवर्ड द हाइपरटोनिक रीजन। और इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। तो अगर ऐसा रहा, एक चेंज आ गया है यहाँ पे, क्योंकि प्लांट के अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन लो है और यहाँ पे हाई है, तो यहाँ पे कौन सा फेनोमेना होगा? तो यहाँ पे एक फेनोमेना होगा जिसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। और इस प्लांट के अंदर जो पानी मौजूद है यह बाहर आ जाएगा कौन से एरिया की तरफ? सी वाटर की तरफ। तो अब ये प्लांट अपने अंदर किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन का फेनोमेना लाता है? अब यहाँ पे ये क्या है? एक चेंज है, एक तब्दीली है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में साल्ट का अमाउंट हाई है, तो ये प्लांट क्या करता है? इस सी वाटर के अंदर जो साल्ट मौजूद होता है, इस साल्ट को ये अपने बॉडी के अंदर एंटर कर देता है एक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। और कौन से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, मतलब इस पे ये एनर्जी स्पेंड कर देता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जब ये प्लांट मतलब मैंग्रोव प्लांट यहाँ से साल्ट लेगा अपने बॉडी की तरफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो इसके अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन रफ्ता रफ्ता हाई हो जाएगा। तो जब हाई हो जाएगा तो इस साल्ट के डिसोल्यूशन के लिए अब पानी की अमाउंट ज़्यादा रिक्वायर होगी। तो इस प्लांट के अंदर जो पानी मौजूद होता है ये ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर नहीं आएगा सी वाटर की तरफ। तो इसने क्या कर दिया? अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट लेवल पे रखा। तो इसी तरह हेलोपाइट प्लांट जो है उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का फेनोमेना इस तरह होता है, या हीमोस्टेसिस का फेनोमेना इस तरह होता है। तो ये था ऑस्मो रेगुलेशन एंड प्लांट। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सक्रीशन एंड प्लांट पढ़ेंगे।